आप सबको जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार पॉइंट। यूपी पुलिस री एग्जाम को देखते हुए आइए देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का राशन था। कितने सैनिकों के लिए? 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का राशन था। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। शेष राशन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? 3 दिन बाद कितने सैनिक और आ गए? 300 सैनिक और आ गए, तो शेष राशन कितने दिनों के लिए होगा? इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे? इसमें m इंटू डी इज इक्वल टू m1d1 प्लस m2 d2। अगर 3 तक जाए तो m3d3, अगर 4 तक जाए m4d4। इस तरह के क्वेश्चन जितने आएंगे हम आपको कराएंगे। अब क्या है m? क्या है? कितने लोग हैं। m मतलब मेन, ऐसे समझिए। d मतलब डेज। m मतलब मेन, मतलब कितने लोग हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं? 500 सैनिक हैं, जिनके लिए कितने दिनों का है? 27 दिनों का है। m1 देखिए, 3 दिन बाद 300 सैनिक आ गए। 3 दिन बाद 300 सैनिक, यानी कि 3 दिन तक कितने सैनिक काम किए? 500 सैनिक काम किए। तो 500 सैनिक कितने दिन के लिए काम किए हैं? 3 दिन के लिए। अब उसे 3 दिन के बाद कितने सैनिक और आ जा रहा है? 300 सैनिक और आ जा रहे हैं। तो 500 पहले थे, 300 और आ जा रहे, कितने हो गए? 800। अब बोल रहा है यही तो शेष काम बचा है, यही 800 सैनिक। अब ये कितने दिन में करेंगे? मान लो x दिन में करेंगे। d2 की वैल्यू क्या मान ली? x मान लिया, या फिर d2 की वैल्यू d2 ही रहने दो। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 1500 800 इंटू d2। देखिए 2 जीरो तीनों में है, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल। 135 में 15 जाएगा, कितना बचेगा? 120। बचा कितना? 8d2। तो d2 इज इक्वल टू क्या होगा? 8 इधर आ गया, भाग चला जाएगा 15। तो कितने दिन होंगे? 15 दिन। देख लीजिए आंसर 15 दिन। बहुत आसान है। अगर 4 स्टेप में होगा 4, 3 स्टेप में होगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 हो तो भाज्य होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो भाजक है वो भागफल का कितना है? 12 गुना है। भाजक है वो भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं भाजक किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं। जैसे अगर 5 में 5 को 2 से डिवाइड करें, कितने टाइम में जाएगा? 2। कितना होगा? 4। अच्छा 1। ये जो है भाजक होगा। ये क्या है? भाजक होगा। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। भाजक बीच में जो होता है भाज्य होता है, और ये भागफल होता है, और ये शेषफल होता है। ये ध्यान रहे। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं, इसी बेसिस पे, इसी कंसेप्ट पे हम लोग। देखिए क्या कर रहे हैं इसमें, जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 12 और 5 का क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 12 और 5 का क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे।
किसका किसका, 12 और 5 का। 12 और 5 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 60, 60 आएगा। 12 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 12 और 5 का एलसीएम, 12 और 5 का एलसीएम 60 है। ये 60 मान किसका होगा, भाजक का। ये किसका मान मानेंगे, भाजक का। क्यों, क्योंकि यही भाजक भागफल का 12 गुना है और यही भाजक शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना है। तो एलसीएम जो लेंगे वो भाजक, तो यहां पे क्या हो गया, भाजक इसको बोलते हैं जो अंदर होता है भाज्य, भागफल और यहां पे शेषफल। देखिए अब ये 60 क्या होगा, भाजक होगा, क्योंकि यही भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। ये क्या मान लेंगे इसको, 60। भाजक कितना हो गया, 60 हो गया। भागफल जो है ये भाजक का कितना गुना है, 12 गुना है। जो भागफल, भाजक जो है वो भागफल का कितना गुना है, 12 गुना है। तो अगर ये 60 है, ये तो भागफल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भाजक है वो भागफल का कितना गुना है, 12 गुना। तो ये 5 है, 5 का 12 गुना करेंगे कितना आएगा, 60 आएगा। जैसे 60 को हम लोग किससे भाग दे देंगे, 12 से, कितना आएगा, 5। और फिर यहाँ पे दिया हुआ है शेषफल का 5 गुना है। कौन, यही भाजक शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना है। तो 5 गुना है तो 60 में किससे भाग देंगे, 5 से। जितना गुना दिया हुआ उससे भाग दे देंगे, कितना आएगा, 12। तो ये शेषफल कितना हो गया, 12। अब देखिए, लेकिन हम लोग तो ये एलसीएम मान के इतना निकाले। अब रियलिटी में क्या दिया हुआ है, शेषफल 48 दिया हुआ है। शेषफल कितना दिया हुआ है, 48। यानी जो 12 की वैल्यू वो कितनी दी हुई है, 48। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 4। हम लोग को क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। एक की वैल्यू 4 हो गई, शेषफल की वैल्यू तो रियलिटी में कितनी आ गई, 48। एक की वैल्यू 4 आ गई, तो 5 की वैल्यू निकाल लो। 5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 20। उसी प्रकार 60 की वैल्यू निकाल लो। एक की वैल्यू 4 है तो 60 की वैल्यू, 60 में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 240। अब हम लोग, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। जो भाजक इसमें दिया हुआ है भागफल का 12 गुना दिया हुआ है। भागफल का 12 गुना दिया हो तो 60 में 12 से भाग देंगे, कितना आएगा, 5। यानी भागफल जो है 5 होगा। वही यही भाजक शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल का 5 गुना है तो भाजक में 5 से भाग दे देंगे। भाजक में 5 से भाग देंगे, कितना आएगा, 12। तो यही शेषफल कितना हो गया, 12। लेकिन क्वेश्चन में इस 12 की वैल्यू दी हुई है, कितना है, 48। क्वेश्चन में 12 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 48। ये रियल है, ये हम लोग मान के कर रहे हैं कि क्वेश्चन आसान हो जाए। तो 12 की वैल्यू 48, तो एक की वैल्यू 4 हो गई। ऐसे ही 5 की वैल्यू 20, वैसे ही 60 की वैल्यू 240। अब क्या यहां पे देखना है, जो भाज्य निकालना होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। प्लस क्या होता है, शेषफल। जो भाज्य होता है, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यही भाज्य हमको निकालना है। भाजक कितना है, यहाँ पे भाजक, भाजक की वैल्यू 60 की वैल्यू क्या निकाले हैं, 240 निकाले हैं। 60 भाजक 60 है, 60 की वैल्यू 240 निकाले हैं, तो 240 हो गया। इंटू भागफल, भागफल कितना है, 5। 5 की वैल्यू कितनी है, 20, तो यहाँ 20 हो गया। प्लस शेषफल, शेषफल कितना है यहाँ पे, 48। ओरिजिनल कितना है, 48। सबका ओरिजिनल ही लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में ओरिजिनल कितना, शेषफल 48 है, तो उसी बेसिस पे सबका मान ओरिजिनल हम निकालेंगे।
अब यहां से देखिए, आप लोग चाहे तो इसको सॉल्व करें, ना चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहां पे जिसके लास्ट में 8 दिखे वही आंसर हो जाएगा। या तो ऐसे कीजिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, या फिर 24 दूना 48, ये कितना हो गया 4800 प्लस 48 कितना हो गया 4848 आंसर हो गया। ये आपको समझाने के लिए इतना बताना पड़ा है। वास्तविकता ये है कि जब आप समझ जाएंगे तो ये मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगेगा आपको, 15 से 20 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन, x के 5% को x में जोड़ने पर x को कितने से गुणा करने के समतुल्य है। चलिए देखते हैं इसको। x के 5%, x का 5% मतलब 5/100, 5% को हटा दे तो 1/100 आ जाता है। को x में जोड़ने पर, x में जोड़ दिए, x को कितने से गुणा करने के समतुल्य होगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको कुछ नहीं करना है, 100 से इसमें भाग दीजिए, तो x इंटू, देखिए 2 जीरो है ना, तो इसको भी 2 जीरो बनाना पड़ेगा। तो 5 है तो जीरो इधर नहीं बढ़ाते, इसके दाहिने से बाएं तरफ जाते हैं। 1 जीरो यहां बढ़ा, यहां दशमलव लग गया, प्लस x हो गया। यहां पे देखिए सिर्फ x लिखा हुआ है, इसका मतलब इससे 1 का मल्टीप्लाई है। इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई है, 1 का मल्टीप्लाई। 1 और 0.5, इसका मतलब 1.05 x। तो x किससे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 1.05 से मल्टीप्लाई है। x किससे मल्टीप्लाई है, 1.05। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए, एक फार्मूला जान लीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये अगर इसको ए मान लें 0.47 को, और 0.33 को बी मान लें, तो ए का मल्टीप्लाई 3 बार हुआ है, यानी कि ये ए क्यूब हो गया। ये क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। और ये क्या हो गया, बी क्यूब हो गया। यहां पे ए स्क्वायर हो गया माइनस ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, क्योंकि बी किसको माने, 0.33 को। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे प्लस ए बी है, प्लस बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या माने है 0.47 माइनस बी की वैल्यू 0.33, कितना आएगा, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 0.14 आंसर आएगा। ए ऑप्शन सही होगा, 0.14 आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 0.5 किसी अन्य संख्या की 0.7 के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात। देखिए इस क्वेश्चन को आप बेसिक से मत कीजिए, अगर आप बेसिक से करेंगे तो टाइम लग जाएगा, कोई मतलब नहीं है। कंपटीशन में यही तो पूछता है आप कितना जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
जो 0.5 दिया है कि किसी संख्या का 0.5 किसी अन्य संख्या के 0.7 के बराबर है। मान लो ये पहली संख्या है, कौन सी संख्या? पहली संख्या। तो अन्य संख्या इसको मान लेते हैं दूसरी संख्या। तो जब भी ऐसा दिया हो पहली संख्या का इतना गुना दूसरी संख्या के इतने गुने के बराबर है, तो क्या करते हैं? पहली संख्या अपान दूसरी संख्या। इसका अनुपात क्या होता है? पहली संख्या के जो गुणा में होगा वो दूसरी संख्या का मान होगा। पहली संख्या के जो गुणे में होगा, मल्टीप्लाई में होगा, वो दूसरी संख्या का मान है, तो दूसरी संख्या के सामने लिख देंगे। और दूसरी संख्या के जो मल्टीप्लाई में होगा वो पहली संख्या का मान होगा 0.7। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, पहली संख्या के जो मल्टीप्लाई में होगा वो दूसरी संख्या का मान होगा, दूसरी संख्या के जो मल्टीप्लाई में होगा वो पहली संख्या का मान होगा। अब यहाँ पे दशमलव हटेगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव हटेगा तो ऊपर 1 जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद एक है, एक ही अंक है तो 1 जीरो आएगा। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो आएगा। 0 से 0 कैंसिल, तो बचा क्या? 7/50। 7/50 आंसर। इस कंसेप्ट को सीख लीजिए, बहुत काम आने वाला है, हर प्रैक्टिस सेट में इसको बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 3 है और उनके वर्गों का योग 12 है तो उनका गुणनफल कितना होगा? बहुत आसान है और लगभग हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, दो संख्याओं का योग कितना है? 3 है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y मान ले, इनका योग कितना है? 3 है। उनके वर्गों का योग कितना है? 12 है। यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 12 है। तो उनका गुणनफल कितना होगा? तो इसके लिए आपको एक फार्मूला की जरूरत है। फार्मूला क्या है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इस फार्मूले पे रख देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, वैसे ही x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक बार इसका स्क्वायर, फिर दूसरी बार प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस 2xy। 3 का स्क्वायर 9, 12 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में होगा, इज इक्वल टू 2xy। तो xy की वैल्यू कितनी होगी? 9 में से 12 गया -3, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? -3/2। -3/2 आंसर होगा इसका। इस फार्मूलों को याद कर लीजिए, एकदम जरूरी है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है? यह क्वेश्चन दो तरह से सॉल्व हो सकता है, एक रेशियो मेथड और एक फार्मूला आपको बताएंगे। जो आपको समझ आए, जो अच्छा लगे, दोनों आसान है, दोनों कम समय में होने वाला है। जो अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जो भी टाइप आप उसी टाइप से कर लीजिएगा, वो टाइम आपका बचाएगा। देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो फर्स्ट मेथड क्या है? ए की आय बी की आय से 40% कम है तो ए और बी का अनुपात निकाल लीजिए। ए और बी का क्या कर ले? अनुपात निकाल ले। ए और बी का अनुपात निकालने के लिए कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो अगर बी की आय 100 है तो ए की आय क्या है? इससे 40% कम है, तो कितना कम होगा? 60 होगा, क्योंकि ए की आय बी की आय से कितना कम है? 40% कम है, तो होगा कितना? 60%। 40% कम हो गया, यानी 40 कम हो गया, तो बचा कितना? 60। तो अब क्या पूछ रहा है? 20, इसका रेशियो निकाल लो,
3:5। तो पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। जब भी ऐसा पूछे ए से या बी से या सी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, किससे बताना है अधिक या कम, ए से अधिक या कम बताना है। किससे बताना है, ए से अधिक या कम बताना है। तो जिससे तुलना करना है, मतलब जिससे बताना हो आपको, उसको नीचे लिखते हैं। तो एक कितना है, 3 है। बी की आय बोल रहा है कि बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है, तो बी कितना इससे अधिक है, 3 से कितना अधिक है, 5, 2 अधिक है, तो 2 ऊपर लिखेंगे। जिससे तुलना करने के लिए पूछे उसको नीचे लिखते हैं। अब बोल रहा है कितना अधिक है, तो 3 से 5 कितना अधिक है, 2 अधिक है। परसेंटेज निकालना है तो 100 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आता है 66 सही 2/3, जिसको ये भी लिख सकते हैं 66.66% आंसर। देख लीजिए सेकंड मेथड क्या है। सेकंड में आपको क्या करना है, एक बार क्या किया है, यहाँ पे कम दिया हुआ है, अधिक का मान निकालना है। तो हम लोग के पास एक फार्मूला है, क्या, A/100। जब अधिक का पूछे तो 100 माइनस A इंटू 100, A/100 माइनस A इंटू 100। जब अधिक का पूछे तो नीचे क्या करना है, माइनस करना है। नीचे कम करेंगे तभी तो इसका मान अधिक आएगा। और जब अगर कम का पूछे तो यहाँ पे प्लस कर देना है। जब अधिक का पूछे तो नीचे माइनस कर देना है, जब कम का पूछे तो नीचे प्लस कर देना है। A/, जब अधिक का पूछे, इस फार्मूले का यूज कर लीजिएगा। ए की वैल्यू कितनी है, 40% अपॉन 100 माइनस 40 इंटू 100, यानी 40/60 इंटू 100, 20 से 2 3 बार में, तो 2/3 इंटू 100। देखिए यहाँ पे भी आया 2/3 इंटू 100, 66.66%। सी, ये दूसरा तरीका है, देख लीजिए, एकदम इत्मीनान से कीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं में 5:3 का अनुपात था। 5:7 के अनुपात में कुछ नए लड़के तथा लड़कियां विद्यालय में भर्ती किए गए। इससे विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200 हो गई। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, पहले कितने थे, 5:3 में, फिर 5:7 में आए। इन दोनों को मिला के कितने हो गए, 1200 हो गए। तथा लड़कों एवं लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 5:7 में परिवर्तित हो गया। इन दोनों के आने से अनुपात कितना में हो गया, 5:7 में परिवर्तित हो गया। नए भर्ती से पहले विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, नए भर्ती से पहले नए भर्ती से पहले कितने अनुपात में थे, 5:3 में। आए कितने, 5:7 में। उन दोनों को मिला के कितना हो गया, 7:5। देखिए यहाँ पे एलिगेशन मेथड का हम लोग यूज करेंगे। कैसे, बहुत अच्छी तरह से बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले कितने थे, 5:3। पहले लड़कों की संख्या है, उसके बाद लड़कियों की संख्या। तो सब में या तो लड़कों की संख्या को लो या फिर लड़कियों की संख्या को। ये करने का तरीका, सॉल्व करने का ये तरीका है। तो कैसे लिखते हैं, 5:3 है तो लड़कों की संख्या लेंगे सब में, तो 5, और उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 3 8। फिर दूसरे में आएंगे, लड़कों की संख्या यहां भी लेना है, 5 हो गया,
5 हो गया, उसके बाद 7 और 5 12। अब बीच में क्या होता है, इन दोनों को मिला के जो बनेगा, मतलब जो संख्या बनेगा, जो अनुपात बनेगा, उसको लेते हैं। उसमें भी किसको लेंगे, लड़कों की संख्या को, क्योंकि इसमें भी लड़कों की संख्या को लिए और जो नए आए उनमें भी लड़कों की संख्या को लिए। अब इन दोनों को मिला के जो बन रहा है अनुपात, उसमें भी लड़कों की संख्या को ही लेंगे। तो लड़कों की संख्या क्या, 7/7 5 12, 7 5 12। ऐसे केस में जब ये नीचे भी क्या हो, 12 हो, 8 हो, 12 यहाँ पे हो, तो हम इनको आसान करने के लिए 12 और 8 को क्या कर लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 12 12 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। इनका जब एलसीएम लेंगे, 12 8 और 12 का इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। तो नीचे सब में तीनों में 24 लेकर आएंगे और तीनों 24, यहां भी 24 आ जाए, यहां भी 24 आ जाए, यहां भी 24 आ जाए। उसके बाद तीनों को हम हटा देंगे। तो 24 लाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 24 क्यों लाएंगे, क्योंकि इनका एलसीएम कितना है, 24 आया। तो ऊपर भी क्या करना होगा, 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 24 होगा। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना, यहाँ भी 24 लाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। नीचे यहाँ भी 24 हो गया, 8 3 24, 8 3 24, 12 दूना 24, 12 दूना 24। इनको हटा देंगे, बचा कितना, 5 3 15। यहाँ पे कितना बचा, 5 दूना 10। यहाँ पे कितना बचा, 7 दूना 14। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। एक बार 14 में से 10 को घटाएं कितना आएगा, 4। और फिर 15 में से 14 को घटाएं कितना आएगा, 1 आएगा। ये अनुपात होता है 4:1। मतलब ये जो पुराने लोग थे, मतलब शुरू में जो थे 5:3 में, उनकी संख्या कितनी थी, 4। और जो नए लोग आए उनका 1। मतलब ये उनकी पहले की जो संख्या थी, पहले की संख्या थी वो 4 थी और बाद में जो है उनका 1। अब देखिए इन दोनों को मिला के कितने हुए हैं, 1200। इन दोनों को मिला के कितने हुए, पहले 4 थे, अब बाद में कितने हो गए, 1 हो गए। इन दोनों को मिला के 1200 हुए। तो हम क्या पूछा है हमसे, नई भर्ती से पहले विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, तो इसका मान पूछा है। ये नई भर्ती में कितने लोग आए उसका मान है, और ये नई भर्ती से पहले का मान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो 1200 है, इसको देखिए कैसे आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। 1200 है वो किसका मान है, नए जो शुरू में थे और जो नए भर्ती हुए दोनों को मिला के, तो 4 और 1 5 का मान है। अब पूछा किसका है, नई भर्ती से पहले विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या। देखिए जिसका मान दिया उसको नीचे लिखते हैं और जिसका मान पूछा जाए उसको ऊपर मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो किसका मान पूछा है, 4 का मान पूछा है, क्योंकि नई भर्ती से पहले कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। ये कितना होगा, 240। इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा, 960। डी ऑप्शन। ये देख लीजिए, इसको सीख लीजिए। आगे आपको चैप्टर वाइज वीडियोज मिलने वाले हैं, उसमें सारा ये तरीका जो है, इस पे बेसिस करीब 30 से 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तक आपको मिलेंगे। आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप पढ़ लिए तो सीख लिए, तो नया तरीका एक जान लीजिए। अगर आप सीख लिए तो कैसे जल्दी से सॉल्व करना है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसे कोई सॉल्व कराता नहीं है, ये आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग जाता है, इसको कैसे आसान बनाना आपको बना के सिखाए, सीख लीजिएगा। कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको आ जाएगा आपको। अगला, हाँ देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये छोटा होता ही नहीं है। एसएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये एक ही पैटर्न पे सॉल्व होता है। आसान, बिल्कुल भी आसान करने का तरीका इसको अभी तक नहीं मालूम है। कहीं भी हम देखे ढूंढे नहीं मिला, वही तरीका हर बुक में हर टीचर वैसे ही कराता। इसको सब स्किप कर देते, कोई नहीं कराता, क्योंकि एक ही तरीका है इसको सॉल्व करना, वो भी लेंदी प्रोसेस।
देखिए 600 को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के भाग का 2/5, देखिए ए के भाग का 2/5, 2/5 है, से 40 अधिक, 2/5 से 40 अधिक वो बराबर है किसके, बी के भाग से 2/7, यानी 2/7 बी से 20 अधिक, फिर बराबर है सी के भाग के 9/17 से 10 अधिक, सभी बराबर है, सभी क्या है, बराबर, तो सबको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, सबको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब देखिए इसमें ए का मान पूछा है, यहां पे क्या दिया हुआ है, 600 को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभक्त किया गया, यानी ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी का मान 600 दिया हुआ है, हमको ए का मान निकालना है, तो हम बी का मान, ए का मान ऑलरेडी है, इसको छोड़ देंगे, बी का मान भी ए के फॉर्म में रख देंगे और सी का मान भी ए के फॉर्म में रख देंगे। तो बी का मान यहां से निकालते हैं पहले, तो बी सीधा चला आएगा, तो कितना बचेगा, 2/5 ए, 40 में से 20 गया 20, इज इक्वल टू 2/7 बी, तो बी का मान क्या हो जाएगा, 2/5 ए प्लस 20, देखिए यहाँ ये नीचे भाग में है तो ऊपर इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, और ये इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये बी का मान हो गया। ऐसे ही सी का मान भी हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, 10 इधर चला आएगा, तो 40 में से 10 गया 30, यानी 2/5 ए प्लस 30 हो गया, इज इक्वल टू 9/17, 9/17 सी। अब सी का मान निकालना है, 2/5 ए प्लस 30 मल्टीप्लाई होगा 17/9 हो जाएगा। जब इस साइड आएगा तो ये इधर भाग में इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, या इधर गुणे में ऐसे से इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसको पुट कर देंगे वैल्यू, इसको वैल्यू पुट करेंगे तो ए ऑलरेडी है, बी का मान 2a प्लस 5, 2/5 ए प्लस 20 इंटू 7/2 प्लस सी का मान, सी का मान क्या है, 2/5 ए प्लस 30 इंटू 17/9 इज इक्वल टू 600। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए का मान आपका आ जाएगा 150। ये सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन के अलावा इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन के अलावा इसमें कुछ नहीं है। हम तो कहेंगे अगर इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं जिसका तरीका है कि अगर याद रख लीजिए, कई बार कर लीजिए, वैसे ही आंसर इसका याद हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। 150 आंसर, ए की वैल्यू 150। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसमें ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है क्वेश्चन में जो क्वेश्चन को आसान बनाएगी। एक ही दूरी को, ए और बी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यदि ए बी से 36 मिनट का अधिक समय लेता है तो दोनों के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ए और बी समान दूरी तय कर रहे हैं, ए और बी समान दूरी तय कर रहे हैं। जब भी दूरी समान हो, जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो तो क्या होता है, चाल जो होता है समय का उल्टा होता है, समय का क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब चाल का जो अनुपात लेते हैं उसका उल्टा कर देंगे तो किसका अनुपात आ जाएगा, समय का अनुपात आ जाएगा। ध्यान से सुने, जब भी दूरी समान दिया हो, दूरी क्या हो, समान दिया हो, दो लोग की बात हो रही है,
दूरी जब भी समान हो रहा है और समान रहे तो चाल का अनुपात अगर दिया है तो उसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, समय का अनुपात। या फिर अगर समय का अनुपात दिया हो उसका उल्टा कर देंगे, क्या आ जाएगा, चाल का अनुपात आएगा। जैसे ए और बी का दिया हुआ है, ए और बी लिख देंगे, इनका अनुपात ले लेंगे। तो पहले चाल का अनुपात देखेंगे, चाल कितना है इसका, 9 किलोमीटर प्रति घंटा ए और 10 किलोमीटर, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। हम जानते हैं जब दूरी इसमें समान है, एक ही दूरी तय कर रहा है, तो चाल का उल्टा समय आ जाता है, तो यहाँ पे समय आ जाएगा, उल्टा क्या कर देंगे, 10:9, 10:9। अब क्या बोल रहा है, ए बी से 36 मिनट का अधिक समय लेता है। ए जो है बी से कितना अधिक समय लेता है, 36 मिनट का, यानी 10 में से 9 क्या, 1 बचा। एक की वैल्यू वो कितना मिनट है, 36 मिनट। ए बी से 36 मिनट का अधिक समय लेता है, यानी कि एक की वैल्यू 36 मिनट है। तो दोनों के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, दोनों के द्वारा तय की गई दूरी, किसी एक का निकालेंगे, जो दूरी आएगा वही दूसरे के लिए भी होगा, क्योंकि दोनों कितना दूरी, समान दूरी तय करते हैं ना, एक ही दूरी तय करते हैं। एक की वैल्यू 36 मिनट, तो 10 की वैल्यू, 10 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 360 मिनट बराबर 6 घंटा। यानी उसी दूरी को तय करने में एक कितना घंटा ले रहा है, 6 घंटा। चाल कितना है, 9। तो दूरी हम लोग को निकालना है, दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। तो चाल कितना है, 9, समय कितना है, 6 घंटा, 54 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। एकदम देखिए यही मूल है क्वेश्चन का, एकदम आसानी से करें। जब वाकई बता रहे, जब सीख जाएंगे आप, 10 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगेगा। आप सीधे क्या कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का रेशियो लिखेंगे, तुरंत देखेंगे कितना अंतर, एक का अंतर, एक की वैल्यू 36 मिनट है, और सीधे टाइम निकाल के उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए, बी और सी अलग अलग कार्य करके किसी कार्य को क्रमशः 11, 20 और 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ए कितने दिन में, 11 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, सी 55 दिन में कर सकता है। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा आपका, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका आएगा 100, 220 आएगा, 220। तो 11 से इसमें भाग देंगे, कितना आएगा, 20, 20 से इसमें भाग देंगे 11, इसमें 4। जो 20 आया, 11 आया, 4 आया, ये होता है टोटल कार्य। क्या होता है, कुल कार्य। और ये क्या होता है, क्षमता। ये कुल कार्य होता है और ये क्षमता होती है। अब कह रहा है कि ए की सहायता जो है, मतलब पहले दिन जो है कौन काम करेगा, ए और बी, फिर दूसरे दिन ए और सी कार्य करेंगे। क्यों, क्योंकि ए, बी और सी अलग अलग दिन क्या करते हैं, एक दिन बी ए का हेल्प करता है और एक दिन सी ए का हेल्प करता है। तो मतलब फिर तीसरे दिन क्या हो जाएगा, ए और बी आ जाएगा, फिर चौथे दिन क्या हो जाएगा, ए और सी, ऐसे चलता रहेगा। यानी ये 2 दिन में, 2 दिन में कितना काम करते हैं, पहले ए और बी करते हैं, पहले दिन ए और बी, तो 20 और 11 31, और उसके बाद दूसरे दिन क्या करते हैं, ए और सी, तो 20 और 4 24। मतलब क्या हो गया,
ये 55 हो गया। 2 दिन में कितना काम करते हैं? 55 काम करते हैं। है टोटल काम 220। तो कह रहा है तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? देखिए 2 दिन में 55 काम, 2 दिन में क्या हो गया? 55 काम। हम जानते हैं क्या, 55 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 220। तो जब यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा? 8 दिन। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 8 दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए 55 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा? 220। तो इधर भी 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 220 काम हो गया कितने दिन में? 8 दिन में। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं सर अगर यहाँ 45 रहता तब कैसे, तब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। हम क्या करते हैं, इस संख्या से 55 से 220 में भाग देते हैं। 55 से 220 में भाग देंगे। अगर मान लीजिए 3 बार में आया, 3 बार में आया और कुछ बच गया, 3 बार में आया कुछ बच गया, तो 3 का इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का उसमें भी, जो बचा। अब उसके बाद पहले दिन कौन करेगा? ए और बी। तो ए और बी को जोड़ के जो टोटल काम बचा उसको ए और बी की क्षमता से 20 और 11 मतलब 31 उससे भाग दे देंगे। तो जो दिन आएगा उसको भी उसमें जोड़ देंगे। इस तरह के क्वेश्चन आगे आएंगे, हम आपको समझाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। ए बी और सी क्रमशः रुपए 8400, 15,600 और 13,200 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। सभी ने समान समय के लिए निवेश किया। यदि वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा 1960 हो तो बी और सी के वार्षिक लाभों के हिस्सों में क्या अंतर होगा? ए का हिस्सा कितना है? 1960 है, याद रहे। देखिए जब भी हम लोग कहीं इन्वेस्ट करते हैं, जब भी इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए पहला x रुपए t1 समय के लिए इन्वेस्ट किया, दूसरा x2 रुपए t2 समय के लिए। तो जिस अनुपात में आप निवेश किए रहेंगे उसी अनुपात में लाभ मिलता है। लाभ 1 लाभ 2। जिस अनुपात में ये x रुपए है कितने समय के लिए? t1 समय के लिए। ये x2 रुपीज है कितने समय के लिए? t2 समय के लिए। उसी अनुपात में लाभ भी होता है। जिस अनुपात में आप पूंजी निवेश किए रहेंगे उसी अनुपात में आपको लाभ मिलेगा। इसी बेसिस पे आपको हम अगला क्वेश्चन करा रहे हैं। यहां पे दिया हुआ क्या कि ए बी सी क्रम से 8400 और ये बी 15,600 और सी कितना है? 13,200। 2 जीरो सब में ये काट दो। देखो ये किससे कट रहा है? 12 सते 84, 12 का नंबर 12 तिया 36, 12 का नंबर 12, 12 का नंबर 12। ठीक है, इस अनुपात में 12 से कैंसिल हो गया। जिस ये पूंजी का अनुपात है, इसी अनुपात में लाभ भी मिलता है। जिस अनुपात में आप पूंजी इन्वेस्ट किए उसी अनुपात में आपको लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जल्दी से कैसे करना है। 1 का मान 2 का मान निकाले, ऐसे नहीं करना आपको। ए का हिस्सा कितना? 1960। ये ए का हिस्सा है ना, तो 1960 किसका मान है? 7 का मान है। जिसका मान दिया हुआ है उसको नीचे लिखते हैं। अब पूछ क्या रहा है? बी और सी के वार्षिक लाभों के हिस्से में क्या अंतर होगा? तो ये बी का है और ये सी का है, इनके लाभ का अंतर कितना होगा? 13 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। इसको फिर से सुन लीजिए। ए का हिस्सा इसमें कितना है? 7 है। तो 1960 का मान कितना? यानी 7 का मान कितना है? 1960 है। हमको निकालना क्या है? बी और सी के वार्षिक लाभों का अंतर। तो बी और सी के वार्षिक लाभ का अंतर कितना है? 13 में से 11 घटाएंगे 2। तो जिसका निकालना है
उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका मान दिया हुआ है उसको नीचे लिखते हैं। ये नया तरीका है, सीख लीजिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। 7 दूना 14, 7 बटे 56, 0, तो कितना हो गया रुपए 560। ए ऑप्शन सही है। ये तरीका सीख लीजिए, एक लाइन में आपको आंसर करना है। आपको 5 लाइन में नहीं, पहले 1 की वैल्यू निकाले, अब 7 की वैल्यू निकाले, फिर 1 की वैल्यू निकाले, फिर 2 की वैल्यू निकाले। ये 4 स्टेप में आपको नहीं जाना है। जिसका मान दिया हुआ है उसको नीचे लिखते हैं, जिसका निकालना है उसको मल्टीप्लाई में ऊपर लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने वर्ष में रुपए 19,200 की राशि पर 10% पर वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,032 होगा? चक्रवृद्धि ब्याज 4,032 होगा। ये देखिए थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड, अगर फार्मूले पे लेके चलेंगे तो आप बहुत टाइम लगा देंगे, बहुत टाइम स्पेंड कर देंगे। कुछ क्वेश्चन क्या आज के डेट में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऑप्शन देख के करना है, पहले ऑप्शन ही देखा जा रहा है। देखिए इसमें क्या है कि हम अगर जैसे 2 वर्ष का निकालें, 2 वर्ष का, जैसे एक ही वर्ष का निकालें, मान लीजिए एक ही वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालें, तो एक ही वर्ष का निकालना है तो कितना आएगा एक वर्ष का 1920। और 2 वर्ष का निकालें, इसका 2 गुना कर दो 3840। ये साधारण ब्याज निकला। कौन सा ब्याज निकला? साधारण ब्याज। और हम लोग देख रहे हैं क्या, इसी के आसपास 4,032 इसका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का हमेशा से साधारण ब्याज से क्या होता है, अधिक होता है। तो हम देख रहे हैं इसी के आसपास है, तो हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि 2 के आसपास ये हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 वर्ष का निकाल, 2 वर्ष का निकाल के देख लिए, उसके आसपास ये आ रहा है, तो हम 2 वर्ष का निकालेंगे। कैसे? जब भी चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, ये 19,200 है ना, 2 वर्ष का क्या होता है, 2 वर्ष के लिए जब 10% ये दिया हुआ है तो इसका ये फार्मूला लगा लेंगे, 2a + a²/100। 2 वर्ष का ये क्या आपका निकल जाएगा, दर निकल जाएगा। तो 2 × 10 + 10 का स्क्वायर यानी 100/100, ये कैंसिल, 10 दूना 20, 21%। तो इसका 21% निकालेंगे, 21% निकालो। 21 दूना 42 का 2, 21 9 189, 189 4 93, 21 का नाम 21 21 19 40, 4,032। तो हमको पता क्या चल गया, जो 4,032 है वो 19,200 का कितना चक्रवृद्धि ब्याज, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का क्या है, ब्याज है। 2 वर्ष का क्या है, ब्याज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 छात्रों व उनके शिक्षा की औसत आयु, शिक्षक है ये, 14 छात्र व उनके शिक्षक, ये शिक्षक है, शिक्षा नहीं शिक्षक। 14 छात्र व उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु निकाल दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तब शिक्षक की आयु होगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में 14 छात्र और उनके शिक्षक यानी 15 लोग हैं, जिनकी औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। एक्चुअली औसत का मतलब यह हुआ कि हम ऐसा मान लेते हैं कि सबकी आयु मतलब प्रत्येक की आयु कितनी है, 15 वर्ष है। औसत क्या बताता है कि प्रत्येक की आयु 15 वर्ष। ये एक्चुअल नहीं होता है, लेकिन औसत निकाला जाता है कि हम लोग ये मान लेते हैं कि औसत जो है, जो निकला 15 वर्ष, प्रत्येक की आयु कितनी है, 15 वर्ष। हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं होता है, किसी का कम होता है और किसी का ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यदि शिक्षक की आयु, यहाँ पे शिक्षक भी है, शिक्षक की आयु निकाल दी जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। जब भी किसी को निकालने से औसत आयु आपकी कम हो जाए, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की आयु
उसके औसत आयु से अधिक रही होगी। क्योंकि अगर एक व्यक्ति आपकी टीम में ज्यादा काम करता है और बाकी लोग उससे कम काम करते हैं, तो इसके निकलने से बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, आपको बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, आप कमजोर होंगे। अगर एक व्यक्ति औसतन है, मतलब नॉर्मल है, जैसे अन्य लोग हैं, वो निकलेगा, कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ज्यादा काम करने वाला, ज्यादा इंटेलिजेंट उस टीम से निकलेगा, तो उसके निकलने से टीम पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसी वजह से जब भी शिक्षक की निकलता है तो औसत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि शिक्षक की जो आयु होगी इस औसत आयु से क्या होगी, अधिक होगी। तो इसको निकालेंगे कैसे? देखिए, जब पहले कितने लोग थे, 14, और ये शिक्षक लेके 15 लोग थे। अब जब शिक्षक निकल गया तो कितने लोग बचे, 14 लोग। 14 लोग बचे और उन सब की औसत आयु में कितने की कमी हो गई, 1। तो 14 की औसत आयु में कितनी कमी हो गई, तो 1 गुणे 14। 14 की औसत आयु में कितनी की कमी हो गई, 14 की कमी हो गई। कितने की कमी हो गई, 14 की कमी हो गई। जब ऐसा हो तो अब हम यहाँ पे आपको बता चुके हैं, जब औसत आयु कम होती है तो ये जो व्यक्ति निकल रहा है, शिक्षक निकल रहा है, उसकी आयु इस औसत आयु से क्या होती है, अधिक होती है। तो 15 में इसी 14 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 15 में इसी 14 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कितना आएगा, 29 वर्ष। अगर यहाँ पे दिया होता कि यदि शिक्षक की आयु निकाल दी जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाती। जब किसी के निकलने से औसत बढ़ती है, इसका मतलब यह हुआ कि उसकी आयु 15 वर्ष से क्या रही होगी, कम रही होगी। उस तरह के क्वेश्चन आगे आएंगे, बताइए। अगला देखते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का योग 528 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 33 है, ऐसे जोड़ों की संख्या क्या होगी? देखिए, जब भी दो संख्याओं का HCF दिया हुआ, महत्तम समापवर्तक दिया हुआ, तो उन संख्याओं को हम क्या मान लेते हैं, 33x पहली संख्या, 33y दूसरी संख्या। जहां x तथा y सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या मतलब ये x और y इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। यहां पे ये भी लिख दे रहे हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो पहली संख्या 33x, दूसरी संख्या 33y, उन दोनों का योग कितना है, तो 33x प्लस 33y इज इक्वल टू 5 to 8। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, इससे डिवाइड करेंगे, 33 दोनों में कॉमन है, 33 से इसको भाग देंगे, 1 6, 16 बार में जाएगा। देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कितने जोड़े संभव है हमको निकालना है। तो पहले x का मान 1 से शुरू करेंगे, 1 करेंगे। अगर x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना होगा, 15। क्यों, अगर x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना होगा, 15। तो y का मान 15, तभी तो 15 और 1 16 होगा। तो क्या ये जोड़ा संभव है? हाँ, क्योंकि 1 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये सह अभाज्य है। जब x का मान 2 रखो तो y का मान 14 आ रहा है। x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 14, तभी तो दोनों का योग कितना होगा, 16 होगा। अब देखिए, 2 और 14 में कॉमन है, हाँ 2 कॉमन है, तो इस वजह से ये नहीं होगा। x का मान यहाँ कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो y का मान कितना होगा, 13 होगा, तभी तो 13 और 3 क्या होंगे, 16 होंगे। क्या 3 और 13 में कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो ये सही होगा, ये जोड़ा सही होगा। फिर x का मान 4 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ, 4 कॉमन है, तो ये जोड़ा सही नहीं होगा। ऐसे ही x का मान 5 रखेंगे तो y का मान 11 हो जाएगा। 5 और 11 में कुछ कॉमन है? कुछ भी नहीं कॉमन है, तो ये जोड़ा सही हो जाएगा। वैसे ही x का मान 6 रखेंगे तो y का मान 10, तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? 2 कॉमन है, तो ये जोड़ा नहीं होगा। ऐसे ही x का मान 7 रखेंगे तो y का मान 9 आएगा। x का मान 7 रखेंगे तो y का मान 9 आएगा। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ नहीं है, तो ये जोड़ा संभव है। x का मान जब 8 रखेंगे तो y का मान भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इन दोनों में संभव, ये जोड़ा संभव है नहीं, क्योंकि दोनों में कॉमन है, 8 8 दोनों में कॉमन है, तो ये जोड़ा संभव नहीं है। x का मान जब 9 रखेंगे तो y का मान 7 आएगा। हालांकि 7 और 9 पहले भी आ चुका है। अब जितना भी आगे हम लोग बढ़ेंगे यही संख्याएं रिपीट होंगी, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ये संख्या नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ चुका है। वैसे ही जब x का मान 10 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जो यहाँ भी आ चुका है। x का मान 11 रखेंगे, y का मान 5 है, यहाँ भी आ चुका है, तो रिपीट होगा, तो इसके आगे नहीं जाएंगे। तो कितने जोड़े संभव है? 1 2 3 4। आंसर क्या हो जाएगा? 4 जोड़े संभव। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6√3 सेंटीमीटर लंबी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला देख लीजिए, 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, 3/4 अंडर रूट में 3/4 इंटू, यहाँ पे अंडर रूट है, भुजा कितना है? 6√2 और 6√3 √3/4, ये स्क्वायर है, ये कितना होगा? 6 और 6 36, ये रूट में है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 हो गया, 4 9 36, यानी 27√3, 27√3, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी यात्रा 10 घंटों में पूरी कर सकती है, यदि इतनी ही दूरी, यहाँ पे दूरी क्या है? समान है, 8 घंटों में तय करती हो तो ट्रेन की गति क्या होगी? हम आपको बता चुके हैं, यदि दूरी समान है, यदि दूरी क्या है? समान है, तो क्या बताया अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, इसके पीछे इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो हम बताए थे दूरी जब समान हो तो अगर इनके चाल का अनुपात दिया है तो उसका उल्टा कर देंगे, समय का अनुपात आएगा। अगर समय का अनुपात दिया है तो उसका उल्टा कर देंगे, क्या आ जाएगा? चाल का अनुपात आ जाएगा। यहाँ पे समय का अनुपात, समय दिया हुआ है 10 घंटा और 8 घंटा, तो समय का अनुपात दिया हुआ है, समय कितना है? 10 8, मतलब 2 5 10 2 4 8, 5:4, तो हम इनके चाल का अनुपात ज्ञात कर लेंगे, कैसे? इनका उल्टा कर देंगे, 4:5। ठीक है, तो ट्रेन की गति, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ, एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी यात्रा करती है, यानी पहली ट्रेन जो है पहली बार वो 48 किलोमीटर, यानी 4 का मान कितना दिया हुआ है? जो पहली बार है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है और अपनी यात्रा 10 घंटों में पूर्ण कर सकती है। यदि इतनी ही दूरी 8 घंटों में तय करती है तो ट्रेन की गति। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या, जो 48 है वो किसका मान दिया हुआ है? 4 का मान दिया हुआ है। जिसका मान दिया हुआ उसको नीचे लिखते हैं। पूछ क्या रहा है? तो ट्रेन की गति जब क्या हो,
इतनी दूरी 8 घंटे में तय करती है, यानी 5 का मान पूछा है। तो 4 बराम 48, 12 पचे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। डी ऑप्शन सही है, एकदम छोटे से आसान तरीके से।